हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि जितने भी एयरफोर्स फिजिक्स की सीरीज़ कराई जाती हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाए। तो दोस्तों आज से जो है आपकी जितनी भी सीरीज़ कराई जाएंगी फिजिक्स की सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी। तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें सभी आपके एयरफोर्स के बेसिक क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर या जो है हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये सीरीज़ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को जो है आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस को क्लियर किया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों तैराकी संभव है, यानी कि स्विमिंग इज पॉसिबल ड्यू टू। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड ऑप्शन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और जो थर्ड ऑप्शन है सी, वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से। और जो ऑप्शन डी है वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको बताना है तैराकी किस जो है नियम के कारण संभव होती है, यानी कि स्विमिंग इज पॉसिबल ड्यू टू। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से आपको अगर पता होगा तो आप जो है बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों जो आपकी तैराकी होती है यानी कि स्विमिंग जो होती है, स्विमिंग जो संभव होती है वो होती है न्यूटन के तृतीय नियम के कारण, जिस नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि आप जब किसी जो वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो आपके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाएगी, यही आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जिसे न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सेकंड वाला दिख रहा है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण जो तैराकी है आपकी संभव हो पाती है, स्विमिंग जो होती है न्यूटन के तृतीय नियम के कारण, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, अक्सर कर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। दोस्तों बता दें, आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में लगभग क्या दोस्तों एक आध साल छोड़ के आपके ये हर बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, यानी कि पूछा गया फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी कि पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो है आपका जो है ई क्या होता है। ई दोस्तों होता है प्रत्यावस्थान गुणांक, इसको कहते हैं। ई जो होता है प्रत्यावस्थान गुणांक होता है। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए पूछा गया, यानी कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए पूछा गया ई बराबर क्या होता है। पहला ऑप्शन ए है 1 और ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 4। तो आपको करेक्ट आंसर बताना कि पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई बराबर क्या होता है। तो दोस्तों आपको अगर पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप तक आपने कर लिया होगा। तो दोस्तों पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर यानी कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए आपका जो ई होता है प्रत्यावस्थान गुणांक, उसका मान जो होता है वो होता है 1। क्या होता है दोस्तों, वो होता है 1। और पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए दोस्तों अगर पूछ दिया जाए पूर्ण अप्रत्यास्थ, तो पूर्ण अप्रत्यास्थ के लिए दोस्तों होता है 0। अगर पूर्ण प्रत्यास्थ पूछ दिया जाए तो होता है 1। तो यहाँ आपका पूर्ण प्रत्यास्थ पूछा गया दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 1। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई यानी कि प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होता है 1। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, घूर्णन के आधे आवर्तकाल में कण का विस्थापन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एट हाफ टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी। पहला ऑप्शन है पाई आर, ऑप्शन बी 2r, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी क्या दे रहा है 2। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है एक कण जो आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, यानी कि एक ये वृत्तीय पथ है, इस पर आपके एक कण जो है आर त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या क्या है आर, और इस पर जो है वो कण गति कर रहा है। तो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है घूर्णन के आधे आवर्तकाल में, यानी कि कह रहा है रेडियस आर है और हाफ टाइम पीरियड में जो है आधे आवर्तकाल में, यानी कि आधा चक्कर पूरा कर रहा है, ये आधा यहाँ तक पूरा कर रहा है, आधे आवर्तकाल में कण का विस्थापन पूछ रहा है। तो आपको जानते होंगे विस्थापन किसे कहते हैं, वह न्यूनतम दूरी
यानी कि इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु है उससे लास्ट बिंदु यानी कि जो अंतिम बिंदु है उससे जो न्यूनतम दूरी है उसको ही आपको विस्थापन कहते हैं। तो ये आप जानते हैं त्रिज्या आर है, तो ये वाली त्रिज्या भी आर हो जाएगी। तो आपका जानते होंगे ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका लास्ट पॉइंट है। तो ये लास्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आर प्लस आर बराबर हो जाएगा 2r। तो आपका जो विस्थापन हो जाएगा दोस्तों यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2r, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी भी है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ऐसे जो फार्मूला, इस फार्मूले से आपके कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाते हैं। इससे न्यूमेरिकल भी फंस जाता है। वैसे आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में ज़्यादा आते नहीं, ज़्यादातर जो है आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है रेखीय संवेग P तथा गतिज ऊर्जा KE में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम P एंड काइनेटिक एनर्जी KE इज, यानी कि रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध का फार्मूला पूछ रहा है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है क्या दोस्तों, दे रहा है पहले ऑप्शन में दे रहा है KE बराबर P²/2m, और जो सेकंड ऑप्शन है KE बराबर 2m/P², और जो थर्ड ऑप्शन है वो है सी जो ऑप्शन दे रहा है KE बराबर 2P²/m, ऑप्शन डी दे रहा है KE बराबर m/2P²। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि गतिज ऊर्जा, उसमें जो संबंध का फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों जो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में संबंध यानी कि रिलेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों KE बराबर यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है दोस्तों P²/2m। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन है। इस जो फार्मूले से दोस्तों है आपके कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन लगभग फंस जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपने देखा होगा। तो रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा में जो सही संबंध का फार्मूला होता है वो होता है KE बराबर P²/2m। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्वेश्चन में घर्षण के विरुद्ध कृत कार्य है, यानी कि पूछ रहा है दोस्तों घर्षण के विरुद्ध कृत कार्य है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि कोई भी वस्तु है आपकी, कोई भी वस्तु है यानी कि कोई वस्तु है आपकी और वो इस दिशा में मूव कर रही। तो आप जानते होंगे कि जो आपका घर्षण बल लगेगा वो आपका लगेगा इसकी विपरीत दिशा में यानी कि इस दिशा में। तो उसी घर्षण के विरुद्ध पूछ रहा है कृत कार्य आपका क्या होगा, निगेटिव होगा यानी कि ऋणात्मक होगा, पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होगा, ऑप्शन डी दे रहा है 0 होगा, 0 होगा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको बताना है घर्षण के विरुद्ध जो कृत कार्य होता है वो कैसा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको अगर ये PDF चाहिए, ये PDF या आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उन सभी की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो घर्षण के विरुद्ध कृत कार्य पूछा गया दोस्तों। तो घर्षण के विरुद्ध जो कृत कार्य होता है दोस्तों वो पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपको मैं फ्रिक्शन जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ से आपको सब क्लियर करा दूंगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों 500 ग्राम की वस्तु धरातल से किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर कह रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है, 50 ग्राम की वस्तु धरातल से किलोमीटर ऊंचाई तक चढ़ाने में क्या कार्य होगा, यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई है और 50 ग्राम की वस्तु है, धरातल से ऊंचाई तक चढ़ाने में 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक चढ़ाने में क्या कार्य होगा। जी बराबर दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल डन इन रेजिंग ए बॉडी ऑफ 500 नहीं होगा, यहाँ पर 50 होगा। कितना हो जाएगा 50, ये आपका गलत टाइप हो गया, यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा। 50 ग्राम्स टू हाइट ऑफ ए 1 किलोमीटर एबव द ग्राउंड। तो चढ़ाने में क्या कार्य पूछ रहा है, कार्य कितना होगा। तो दोस्तों आपको अगर फार्मूला पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत कर लेंगे, बहुत ही जल्द कर लेंगे, लगभग 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अगर आपको फार्मूला पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका फार्मूला लगेगा वो लगेगा W बराबर mgh लग जाएगा। W बराबर mgh। तो यहाँ पर मास जो दे रहा है दोस्तों 50 ग्राम दे रहा है, और जो आपका जी है, जी दोस्तों आपको दिखाई पड़ रहा है 10 दिया, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण। और जो एच है दोस्तों ऊंचाई दे रही है 1000 किलोमीटर। क्या दे रहा है दोस्तों 1000 नहीं दोस्तों 1 किलोमीटर दे रहा है, सॉरी दोस्तों 1 किलोमीटर दे रहा है। तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर, जिसको कह सकते हैं 1000 मीटर। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे 1 किलोमीटर को तो 1000 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा, लगभग 5 लाख पूरा हो जाएगा। 5 लाख जो है आपका हो जाएगा जूल। अब इसको जब आपको सब देख रहे हैं जूल्स में आंसर है, तो आप इसको जूल्स में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 500 किलो जूल। क्या हो जाएगा 500 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको 500 किलो जूल वाला, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है बी, 500 किलो जूल आपको दिख रहा है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 500 किलो जूल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, यानी कि ए प्लेन मिरर प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो कैसा होता है। और तो 4 ऑप्शन आपको दे रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है -1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 0 से प्लस अनंत के बीच में। तो ए प्लेन मिरर प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ, तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है दोस्तों? तो समतल दर्पण यानी कि जो एक प्लेन मिरर होता है वो हमेशा जो दोस्तों उत्पन्न आवर्धन उसका होता है वो होता है धनात्मक। और समतल दर्पण के लिए क्या आ गया है तो दोस्तों उसका जो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो होता है प्लस का, जो होता है प्लस का होता है 1। क्या होता है प्लस का 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत काफ़ी बार जो है एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूरत लेना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑप्शन बी, +1। तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1। इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका समतल दर्पण से ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी है बहुत कम यानी कि वेरी लेस, और ऑप्शन डी अनिश्चित यानी कि इंडेफिनाइट। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर जो होता है दोस्तों, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर होता है इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी में, एयरफोर्स में, नेवी में कई बार जो है पूछा गया है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है दोस्तों वो होती है अनंत यानी कि इनफाइनाइट। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों किसी चालक तार में 10⁻7 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न धारा, यानी कि 1 सेकंड में आपके 10⁻7 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं किसी चालक तार में। और जो करंट पूछ रहा है तो यहाँ क्या पूछ रहा है? द करंट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर व्हेन 10⁻7 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड आर फ्लोइंग इन इट, यानी कि एक चालक तार है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वो 10⁻7 प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। और तो करंट पूछ रहा है यानी कि धारा पूछ रहा है। तो दोस्तों ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आपको जो है फार्मूला पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका फार्मूला लगेगा वो लगेगा फार्मूला आपका Q बराबर NE, Q बराबर NE लगेगा। तो Q बराबर आप जानते होंगे दोस्तों, Q बराबर होता है I × T, यानी कि I होता है धारा, T होता है टाइम, NE। तो T आप जानते हैं दोस्तों, T दिया है प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड दिया, तो I बराबर हो जाएगा NE। I जो है दोस्तों वो दिया प्रति सेकंड आपके प्रवाहित जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10⁻7 इंटू हो जाएगा ई कितना होता है? ई का मान होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻−19।
तो 10⁷ इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो आपका हो जाएगा I बराबर जो आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻12 एम्पियर। कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻12 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है 1.6 इंटू 10⁻12 एम्पियर। तो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻12 मीटर। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर एयरफोर्स के पूछा जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल तो वो आपके फार्मूला बेस्ड जो डायरेक्टली फार्मूले से लग जाए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ समय कम होता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको फार्मूला पता होगा तुरंत आंसर आप बता पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जब दो आवेशित कणों के मध्य की दूरी जो है आधी कर दी जाए तब उनके मध्य बल हो जाएगा। यानी कि कह रहा है दोस्तों व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो पहला ऑप्शन 1/4 यानी कि 1/4, ऑप्शन बी आधा यानी कि 1/2 और ऑप्शन सी है 2 गुना यानी कि डबल, ऑप्शन डी है 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स कर दिया जाए। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। जब दो आवेशित कणों यानी कि दो आवेशित कण हैं और उनकी बीच की जो दूरी है उसको जो है आधा कर दिया जा रहा है, यानी कि उसकी दूरी जो है यहाँ से आधा कर दिया जाए तो उनके बीच पूछ रहा है मध्य जो बल होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जो है इजी भी है। ये आपके कूलाम के बल पर आधारित है। कूलाम के बल का जो फार्मूले का सूत्र होता है वो अगर पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको कूलाम के बल का जो फार्मूला होता है वो होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R², यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/R²। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है उनके मध्य की जो दूरी है वो आधी कर दी जा रही है। तो यहाँ से जब इसकी दूरी को आधा करेंगे यानी कि R है तो R/2 करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो आपको जो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल 4/R², यानी कि जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो दिख रहा है 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना हो जाएगा, वो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एक तरीके से फार्मूले पर आधारित है और कॉन्सेप्ट भी लगा है और यहाँ पर फार्मूला भी लगा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन डी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिए। अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।